गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड हम लोग आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली ज़मीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश नाम से जाना जाता है। मतलब दो प्लांट के बीच में जो कार्बनिक पदार्थ से आप पत्ते वगैरह से ढक लेते हैं उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया को हम लोग मल्चिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। क्लियर। मल्चिंग एक सामग्री की एक सुरक्षात्मक परत है जो मिट्टी की तह के शीर्ष पर फैली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। तो देखिए आप सीधा सीधा कह रहा है कि औरंगजेब ने किन को जो है मिर्जा राजा का खिताब दिया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका जय सिंह और जसवंत सिंह, इन दोनों को औरंगजेब ने मिर्जा राजा का खिताब प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए चुने हुए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें राज्यसभा का, तो याद रखिएगा राज्यसभा का जो आपका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और यह एक स्थायी है। क्या है? स्थायी है, मतलब ये कभी पूर्ण रूप से विघटित नहीं होती है, इसलिए इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। पहले तो ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है, ये एक स्थायी है और इसको उच्च सदन कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि स्थायी क्यों है? क्योंकि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल पे, कितने साल पे? 2 ईयर्स पे जो है 1/3 सदस्य जो होता है वो क्या होता है? रिटायरमेंट ले लेता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि दूसरे साल क्या सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया, यानी कि साउथ इंडिया के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान है जिसने कि दक्षिण भारत की ओर अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने एक बादशाहनामा बुक लिखा है, उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है। यानी आपसे पूछ रहा है कि बादशाहनामा किसका जो है इतिहास है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा। शाहजहाँ का जो है आधिकारिक जो इतिहास है वो बादशाहनामा में लिखा गया। किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? तो ऑप्शन में देखेंगे आप 1510 ईस्वी। कौन सा? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया है। और जब बात करेंगे पुर्तगाली का तो याद रखिएगा पुर्तगालियों का जो प्रथम जो वाइसराय है वो कौन सा था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और याद रखिएगा ये जो द अल्मेडा था इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी बनाया। क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, कभी भी पूछ देगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसका है? फ्रांसिस्को द अल्मेडा का है, जो पुर्तगाली का प्रथम जो है क्या था? वाइसराय था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो देखिए वो दीवारों पर जो चित्रकारी मौजूद है उसको भित्ति चित्रकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? भित्ति चित्रकारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई? तो आई होप सो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। किसकी मृत्यु? लाला लाजपत राय की मृत्यु, जिन्होंने एक नारा भी दिया था। आप नारा को भी लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात कर लें। ये हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और उसमें बंगाल को जो रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि प्लासी है कहाँ? तो याद रखिएगा प्लासी जो है वो भागीरथी, कौन सा? भागीरथी नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में प्लासी नाम के गांव में हुआ था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर होगा। प्लासी के मैदान में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप पेन पेपर को भी अरेंज करके रखिएगा। आज के सेट में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस को साथ साथ करते चले जाएंगे। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये लिखक किसके द्वारा है? अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? कौन? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम में जो आपका हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य बने थे। ऑप्शन में 92, 96, 1800 है, 1893 और 1891। तो आंसर क्या होगा? 1892 में वो पहले भारतीय सदस्य बने जिनको यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ कॉमन का मतलब लोकसभा कंसिडर कर सकते हैं, उसमें बैठने का मौका मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। BR अम्बेडकर को ऑप्शन देख लीजिए, 1949 और 1909, ये दो तो कट हो गया। क्यों कट हुआ? क्योंकि भारत में जो भारत रत्न पहली बार मिला था वो 1954 में मिला था, तो 1954 से पहले की ये दो घटनाएं, ये दोनों नहीं होगा। तो BR अम्बेडकर को 1956 में नहीं बल्कि 1960 में जो है वो क्या मिला है आपको, भारत रत्न दिया गया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, बुक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका क्या है? आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम ने लिखा है। और जब हम लोग बात कर लें स्वामी दयानंद सरस्वती, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। साथ ही साथ इनका जो मूल नाम था, तो मैंने आपको एक सेट पहले ही बताया है, इनका मूल नाम मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल नाम मूल शंकर था। चलें आगे। और दयानंद सरस्वती ने ही आपका एक नारा भी दिया था, जो नारा था आपका, वेदों की ओर लौट चलो। चलें, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थान के पास निर्मित किया गया। तो अगर किसी को ये पता है कि बाईचुंग भूटिया किस राज्य से रिलेटेड है, तो आप उसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाम डिकोड कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या होगा, बाईचुंग भूटिया बेसिकली सिक्किम के हैं, तो सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थान के पास जो है निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, पनम्बूर, हजीरा, पारादीप और हल्दिया। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका हजीरा जो बंदरगाह है वो गुजरात में है। अच्छा, जब हम बात कर लें पारादीप का, तो याद रखिएगा पारादीप आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है, ODI डबल ऐसे होगा। और जब बात कर ले हल्दिया, तो याद रखिएगा हल्दिया आपका क्या है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आंसर क्या होगा? हजीरा जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, मतलब कार्डियोलॉजी वो डिपार्टमेंट में जिसमें हृदय के रोग मतलब रोगियों को देखा जाता है, तो वैसा ही संबंध वृक यानी किडनी का किस डिपार्टमेंट से है? तो किडनी का क्या होगा? B नंबर ऑप्शन देख रहे हैं आप, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं किडनी के पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। और जैसा मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि आपको पेन पेपर के साथ रेडी रहना है, तो रीजनिंग के इस क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का पहला ही लाइन कह रहा है कि वीणा जो है वो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, मतलब इधर खड़ी है पूर्व दिशा में, यानी कि अपने राइट की ओर, ये आपका ईस्ट होता है। फिर कह रहा है वो कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब दाहिना हाथ होता है। तो यहाँ से जब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज घूमेंगे 90 डिग्री, तो हम लोग आ जाएंगे इस डायरेक्शन में। कहाँ आ जाएंगे? साउथ में आ जाएंगे। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है 135 डिग्री वामवर्त यानी बाएं मुड़ना है, बाएं मतलब एंटी क्लॉक। तो याद रखिएगा ये 90 डिग्री था आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा 45 डिग्री हो जाएगा, दोनों मिलाकर 135 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि पुनः जो है वो दाएं मुड़ा है, पुनः कहाँ मुड़ा है? राइट मुड़ा है। इस वाले जगह से पुनः राइट मुड़ेगा तो वापस इसी जगह पे आ जाएगा, यानी कि अभी भी वो कहाँ दिख रहा होगा? पूर्व दिशा की ओर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इसका मुख की दिशा की ओर है, तो आंसर क्या होगा? पूरब होगा। एक तो तरीका था ये बनाने का। सेकंड क्या है, आप क्या कीजिए, जो राइट क्लॉक है आपका यानी कि राइट डायरेक्शन है, उसको एक साथ जोड़ लीजिए। देखिए 90 डिग्री राइट बोल रहा है, 45 डिग्री राइट बोल रहा है, दोनों को ऐड किया तो 135 डिग्री क्या हो गया? राइट हो गया। और फिर लेफ्ट देखिए, फिर 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री आपका लेफ्ट हो गया। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये नील हो जाएगा, यानी कि आप जिस जगह पे खड़े थे उसी जगह पे आप अभी भी फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कह रहा है ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आंसर भी क्या होगा? ईस्ट होगा। ये दूसरा तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, और मैं हमेशा कहता हूँ कोडिंग डिकोडिंग में पहले आपको प्लेसमेंट याद होना चाहिए। आप देखिए इसके प्लेसमेंट को अगर ए को लिखें तो क्या होगा? 1 होगा। AC के प्लेसमेंट को अगर जोड़ के लिखेंगे तो 3 और 1 4 होगा। DAD को जोड़ के लिखेंगे तो 9 होगा। तो देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, 1 4 9, ये क्या है? स्क्वायर है। सिमिलरली FEE को जोड़ेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा।
सेम अगर जैक को जोड़ेंगे तो जे में अब देखिए जे का वैल्यू क्या होता है 10 होता है, फिर +1 प्लस सी का 3 और प्लस 11 का 11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए आप 25 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आप इसके प्लेसमेंट को ऐड करके बताइए किसका स्क्वायर 36 है और वही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वर्णमाला के श्रृंखला के बाईं ओर से, अच्छा सपोज दैट कि ये मेरा एक क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो ए से स्टार्ट हो रहा है और जेड तक जा रहा है, ठीक है। आपको कह रहा है बाईं ओर से मतलब इस साइड से, बाईं ओर से 9वें अक्षर का, मान के चलिए कि बाईं ओर से 9वां अक्षर सपोज दैट यहाँ कोई 9th लेटर है, ठीक है, कि दाईं और 10वां, तो फिर इसका राइट तो इधर ही होगा, 10 और ऐड कर लीजिए तो 19वां लेटर आपसे पूछ रहा है कि उसके स्थान पे कौन सा आएगा, 19वां लेटर आएगा, और 19 जो है ABCD में किसका है, एस का है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आई होप सो आप इसको समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। चलें, बहुत आराम से समझाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए रीजनिंग का, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आई विज़न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप अगर इस क्वेश्चन को लिखने बैठेंगे तो बिल्कुल एग्जाम में कुछ नहीं होना है। बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि कितने ऐसे 4 हैं, 4 के बारे में कह रहा है कि जिनके ठीक पहले ना, ये 9 पे ध्यान रखेंगे, ना तो 6 है और ना ही 9 है, यानी 4 है, 6 नहीं होना चाहिए और बाद में 9 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 4 को ढूंढेंगे, 4 है कहाँ कहाँ, तो देखिए आप ऑप्शन में यहाँ पे एक 4 है जिसके आगे 9 और 6 है, तो ये पहला हो जाएगा, क्योंकि क्या नहीं होना चाहिए, 6 और 9 नहीं होना चाहिए, 9 और 6 चलेगा। फिर यहाँ 4 है, देखिए कि 9 और 6 और 9 है, तो ये नहीं चलेगा, मतलब एक ही अभी तक हुआ है हमारा। फिर यहाँ 4 है हमारे पास, 9 और 7 है, तो ये भी एक हो गया हमारा, एक और एक 2 हो गया। फिर अगला 4 हम लोग को यहाँ मिल रहा है, इसके आगे पीछे देखिए 6 है, तो ये नहीं चलेगा, 6 और 9। यहाँ भी 4 है, इसके आगे 6 और 9 नहीं चलेगा, तो देखिए हमारे पास टोटल 2 ऐसे पेयर हैं जिसके पीछे 6 और आगे 9 नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 अक्षरों के समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, कौन सा भिन्न है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो देखिए वापस से इसके प्लेसमेंट को आप अगर पुट करेंगे तो देखिए आपका सी का हो गया 3, डी का हो गया 4, एफ का हो गया 6, आई का हो गया 9। तो आपको दिख रहा होगा ये इस साइड से अगर चलें तो 3 1 4, फिर 1 का गैप, फिर 2 का गैप। सिमिलरली यहाँ भी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जी का वैल्यू 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर आपका 12 हो जाएगा, एल का वैल्यू क्या होता है, 12 होता है। तो आप देखेंगे 1 का ग्रोथ, फिर 2 का ग्रोथ, फिर 3 का ग्रोथ, इस तरह से। लेकिन ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ग्रोथ आगे नहीं हो रहा बल्कि पीछे हो रहा है, माइनस में जा रहा है। क्लियर हो गया। चलें आगे। जैसे Z का क्या होगा, 26 होगा, V का क्या होगा, देखिए आपका V का 22 होता है, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा जिसका सीक्वेंस डिफरेंट है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरा का पहले से है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला ये जो है आपका ये 5 × 7 है, तो 19 × 7 ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। सेकंड हम लोग सोच सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर प्लस 10 है, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, और प्लस 10 करेंगे तो 371 होगा, ये भी नहीं। ये देख रहे हैं कि ये इसका सीधा सीधा मल्टीपल है, तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 19 से कट रहा है ना, या सीधा सीधा कोई ना कोई मल्टीपल है। तो ऑप्शन में देखेंगे 19 गुना आपका 19 से अगर डिवाइड करेंगे चारों को तो आपको दिखेगा कि ये जो 437 है, ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका क्या हो रहा है 19 से कैंसिलेशन हो रहा है, कितने टाइम में, 23 टाइम में, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है वापस से कि इनमें से ऑड क्या है। तो देखिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसको H को बनाने में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे 3 लाइन लगता है। सेकंड I को बनाने में 1 लाइन 2 लाइन 3 लग रहा है। N को बनाने में भी 1 2 3 लग रहा है, लेकिन ये E को बनाने में 1 2 3 और 1 4 लाइन लग रहा है। तो इनमें से डिफरेंस क्या है, E है। अब E है तो सेकंड आपको दिखेगा, सेकंड आपको ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं कि सेकंड में B मार के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए जो सेकंड है वो कहाँ है, D नंबर में है, तो आंसर क्या होगा, D होगा, ध्यान दीजिएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, वापस से देखिए पेपर कटिंग दिख रहा है, आपको पूछ रहा है क्या होगा। तो पेपर कटिंग को भी बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये देखिए ये नीचे कट हो रहा है, नीचे कट होने का मतलब है कि पहला वाला हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, नीचे कट वाला नहीं होगा। फिर आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा एक राउंड सर्कल शेप लेगा, तो ये भी नहीं होगा, कट कर दिया हमने। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये छोटा सा कट है, ट्रायंगल है जो कि इधर बनेगा, बीच में यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर फर्स्ट होगा। क्लियर।
पहले हम लोग को एलिमिनेट करना है, फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको पूछ रहा है किसी कुछ जो कोडिंग है, यानी कि कूट का भाषा मतलब कोडिंग है। किसी कोडिंग में ये लिखा गया है तो उसी कोडिंग भाषा में हारमोनी को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा n का 13 सही लिखा हुआ है, ठीक है। 13 नहीं, n का 14 होता है, 13 लिखा है, मतलब कहीं उल्टा लिखा है, जिसको हम इन्वर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनवर्स कह सकते हैं। उल्टा लिखना है 13 का। सिमिलरली डी का जो है आपको दिख रहा होगा 23 लिखा है, डी का 4 होता है, 23 उसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि दोनों का सम 27 होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। फिर ई का हम लोग को नज़र आ रहा है कि 2 लिखा है, और ओ का दिख रहा है कि 4 लिखा है। ये समझ में नहीं आ रहा है, वापस से देखेंगे। आर आपका 18 है, 18 का आपका 9 लिखा है, अपोजिट लिखा है। एस आपका 19 है, 19 का भी अपोजिट लिखा है, सही लिखा है। ई का 2 क्यों लिखा है? तो हम लोग के माइंड में चला कि हम लोग वॉवेल को देखते हैं, ए ई आई ओ यू। ए का पहला, ई का दूसरा, आई का तीसरा, ओ का चौथा और यू का 5वां। तो ओ के लिए देखिए वापस से यहाँ 4 दिया है, मतलब आपको अल्फ़ाबेट का ऑपोजिट भी किया है, और अगर उसमें वॉवेल आ गया तो वॉवेल का ये नंबर पुट किया है। क्लियर? तो देखिए एच का ऑपोजिट क्या होता है? एस होता है, एस एच होता है। तो एस का वैल्यू क्या है? 19। तो देखिए 19 यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। सेकंड ए देखिए आपका क्या है? एक वॉवेल है, तो ए के लिए हम लोग 1 पुट करेंगे, तो 1 आपको यहाँ सी नंबर में दिख रहा होगा और बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? सी और बी में दिख रहा है ए। थर्ड आपका देखिए आपको क्या दिख रहा है? आर दिख रहा है। आर का क्या होगा? आपका आई होता है, आई का वैल्यू 9 होता है, तो 9 भी दिख रहा है। ये देखिए आपका 14 जो लिखा है यहाँ गड़बड़ होगा। एम क्या है आपका? 13 है, तो 13 का उल्टा 14 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? इस तरह से बिल्कुल बारीकी से स्क्रीन पे देखना है और धीरे धीरे डील करना है। अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में तो बहुत आसान है, आप फटाफट काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से सेम है और एक अलग है। देखिए आपका जो मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है और डेसीमीटर है, ये दोनों क्या, तीनों क्या है? लेंथ को मेजरमेंट करता है। और किलोग्राम क्या है? किलोग्राम आपको वेट को मेजर करता है, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ब्लड रिलेशन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपका। आपको देखिए यहाँ सिंबल दिया है @ का मतलब माँ, तो याद रखिएगा W जो है वो x की माँ है। माँ का मतलब यहाँ नेगेटिव सिंबल लगा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर परसेंटेज दिया, परसेंटेज का मतलब भाई है, यानी कि x जो है वो भाई है किसका? y का, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आप हैशटैग देखेंगे, हैशटैग का मतलब होता है पिता है, यानी कि y जो है वो पिता है किसका? y पिता है आपका z का, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहा है x की पत्नी, x है, x की पत्नी, यहाँ पे पत्नी के लिए एरो चिन्ह देते हैं हम लोग, जो भी होगी वो z से उसका क्या संबंध होगा? तो डेड जेड, देखिए ये आपका z है, z के पिता के भाई की पत्नी को हम लोग क्या कह सकते हैं? चाची कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चाची कह सकते हैं। तो आंसर में सी आपको दिख रहा होगा, सी आपका क्या है? चाची या मामी दोनों है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बोल रहा है कुछ समुच्चय का चयन कीजिए जो कि उससे इसके रिलेशन से मैच खा रहा हो। तो हम लोगों ने देखा कि 36 दिख रहा है, जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है? 18 आ रहा है, और 18 को डबल कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। क्लियर? तो अब आप 10 सेकेंड देखिए कि किसका सब्सट्रैक्ट करके डबल करेंगे तो अगला डेटा आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो आपको दिखेगा ये, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास 27 आया, 27 को डबल करेंगे तो 54 आया, और ऐसा किसी में भी रिलेशन नहीं हो पा रहा है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस आकृति में निहित है। अब आप ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको 2-4 सेकंड देता हूँ। इस फिगर को आपको देखना है और बताना है कि ये किस फिगर में एडजस्ट है पहले से ही, और इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। यहाँ पर याद रखिए रोटेशन अलाउ नहीं होता है, रोटेशन अलाउ नहीं होता है, ये नहीं दिया है, लेकिन जनरली हम लोग यही कंसिडर करते हैं। तो आप देखेंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर सी देखिए आप बहुत ध्यान से, ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ होगा, फिर नीचे आया है और फिर ऐसे हुआ है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका एरो ट्रायंगल बना हुआ है जो नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए आर पार आपको दिख रहा होगा, ये वाला जस्ट उल्टा है, तो रोटेशन अलाउ नहीं है, तो आंसर नंबर क्या होगा? सी होगा आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देखिएगा कि सी में ये फिगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 30 डाइस है। डाइस पे कह रहा है कि 3 वाले पृष्ठभाग के विपरीत में कौन सा होगा। तो आप ऐसा कीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में देखिए एक 4 कॉमन है। 4 का एक तरफ 5 है, एक तरफ 1 है, एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है। तो आप अगर 4 को ऐसे एडजस्ट करेंगे तो 5 के जस्ट अपोजिट में 3 होगा, और क्योंकि क्लॉकवाइज घूमता है तो नीचे 2 होगा। तो आपसे बोल रहा है 3 के अपोजिट में क्या है, तो 3 के अपोजिट में हम लोग को इधर क्या नज़र आ रहा है? 5 नज़र आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको समझ में नहीं आया, और बहुत ध्यान से सोचिएगा कि डाइस में ये 5 के अपोजिट 3 कैसे होता है, ठीक है। कभी हम लोग डीप में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, मान लीजिए x, ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, x 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 16, 28, 40, 48 को डिवाइड करने पर 11 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग को क्या करना है वो मैं बताता हूँ। हम लोग को एलसीएम लेना है किसका, 16, 28, 40 और 48 का। एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम के लिए हम लोग को क्या करना है, जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि जब पिता अवेलेबल है तो बेटे की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए 48 है, ये 16 का सीधा मल्टीपल है, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब इन तीनों से हम लोग क्या कर लें, 4 4 कॉमन ले लें। तो 4 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ से 7 बचा, 10 बचा और 12 बचा। अब देखिए अगेन 12 और 10 का यानी कि 12 और 10 का जो एलसीएम है ये क्या होता है, 12 10 का एलसीएम 60 होता है। तो आपके पास टोटल 3 नंबर है। 3 नंबर कौन कौन सा है, एक तो नंबर है आपके पास 60, दूसरा है 7 और तीसरा है 4। तो इन दोनों को अगर तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1680। क्या आ जाएगा, 1680, ठीक है। ये याद रखिएगा, इनका एलसीएम क्या आया, 1680। अब देखिए 1680 और कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसको हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 16 पचे 80 यानी कि 8400 आ जाएगा। 6 से नहीं कर सकते, 6 से गुना करेंगे तो वैल्यू 9999 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 डिजिट में आ जाएगा। अब कह रहा है क्या कि इसमें डिवाइड करें, मतलब ये नंबर तो डिविजिबल होगा, 11 शेष बच रहा, मतलब इसमें 11 ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे 11 तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 8411। और आप बोल रहा है अब आपको कि अब ऐसे नंबर का क्या करना है, आपको डिजिट को जोड़ लेना है। क्या करना है, ऐसे नंबर के डिजिट को ऐड ऑन कर लेना है। जब इसको ऐड ऑन कर लेंगे तो 8 4 12, एक 13 और एक 14। आंसर क्या होगा, 14 होगा, वो डी नंबर में दिख रहा है आपको। क्लियर। इस तरह से स्क्रीन पे पढ़ाना बहुत टफ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, है ना। मैं एक एक स्टेप को आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए आपको कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 125% अधिक है। 125% अधिक होने का मतलब अगर बी को हम लोग 100 कंसिडर कर लें तो ए जो है वो 225 होगा। ये ध्यान में रखें, कितना होगा, 225 होगा। और फिर कह रहा है कि सी की आय ए और बी के टोटल आय से 60% कम है। 60% कम होने का मतलब है 40% होना, ऐसा समझिए, क्योंकि दोनों मिलाकर तो 100 होगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 325, और 325 का 40% जो है वही सी है। तो इसका 40% निकालेंगे तो सीधा सीधा 4 से गुना कर लीजिए, एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिएगा। 4 से गुना करेंगे तो 130 हो जाएगा सीधा सीधा, तो 130। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो सी की आय 130 और ए कितना है 225। तो अगर इन दोनों को आप मैच करेंगे तो कितना कम है सबसे पहले निकालेंगे तो आएगा 95 कम है। और किस से कंपेयर कर रहा है, तो ए से कंपेयर कर रहा है, तो 95/225 हो जाएगा, सीधा सीधा समझिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जब हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा आपका 45। 45 पचे 225 और गुना 100 कर लीजिए। जब इसको इक्वेट करेंगे आप, साथ ही साथ इक्वेट कर लीजिए। जब इसको इक्वेट करेंगे तो आप ओरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आपका आंसर नंबर बी होगा 42.2%। क्या होगा, 42.2%। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वापस से इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। अच्छा, लगातार है तो 13 है, तो जो बीच वाला नंबर होगा वो आपका एवरेज होगा, यानी इसको 13 से डिवाइड कर लीजिए तो 103 आ जाएगा। 103 बीच वाला नंबर है, तो इससे पीछे 3 और नंबर होगा, क्योंकि 7 है टोटल, 13 है मतलब 6 होगा। तो पीछे चलेंगे तो 102, ठीक है, 101, फिर आ गया 100, फिर आ गया 99, फिर आ गया 98, ठीक है, और फिर आ गया 97, 97, 97, 98, 99, 100, 101, 102, और इसी तरह से 6 और आगे होगा, है ना। तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपको कह रहा है कि इनमें से अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब देखिए अभाज्य संख्या तो आपको डिवाइड कर करके चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर थोड़ा सा आप फैमिलियर है नंबर के साथ तो ये क्वेश्चन बना जाएंगे। 97 एक अभाज्य संख्या है, फिर 98 नहीं है, 99 नहीं है, 100 नहीं है, 101 एक अभाज्य संख्या है, फिर 102 नहीं है, 103 आपका एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, फिर 104 खत्म, 105 खत्म, 106 खत्म, 107 एक आपका अभाज्य संख्या है, फिर 108 खत्म, 109 भी क्या है आपका एक अभाज्य संख्या है। क्लियर, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, आप सबको ऐड कर लीजिए, तो सिर्फ इकाई अंक जोड़ेंगे, 7 1 8, 8 3 11, 11 7 18, 18 9
27। ऑप्शन में देखेंगे 7 किसके पास है, तो आंसर नंबर बी आपका 27 दिख रहा होगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और 2-4 क्वेश्चन मैथ्स है, वापस से हम लोग जीएस की ओर चलेंगे। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 200 अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस को क्या कर लें, एक्स कंसिडर कर लें, और इसमें क्या कर लें 210 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि 20% डिस्काउंट दे रही है और उसके बाद 10% का लॉस हो रहा है। 20% डिस्काउंट का देने का मतलब इसका 80%, और 10% लॉस होने का मतलब जो आपका क्रय मूल्य था उसका 90%, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, तो याद रखिएगा जो आपका ये जो 80% आया है ना, वही आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। या तो आप 80% घटाकर कर लीजिए या तो 90% निकाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ, ये मैंने इक्वेशन बना दिया है, x + 210 × 80% बराबर x का 90%, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। जब आप वीडियो का एंड करेंगे उसके 1 या 2 घंटे बाद मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 आदमी एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब टोटल हो गया 6 × 48 हमारा टोटल काम हो गया। अब कह रहा है एक आदमी 2 औरत के बराबर काम करता है, मतलब 2 फीमेल = 1 मेल। तो 4 आदमी और 8 औरत, अच्छा इस 8 औरत को अगर मेल में बदलना हो तो इसको आधा कर लेते हैं, मतलब 4 आदमी और, तो टोटल कितना है 8 आदमी है। तो इसको क्या कीजिए 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो 8 छके 48, 6 छके 36, यानी काम होने में कितना दिन में पूरा होगा, तो टोटल 36 दिनों में पूरा होगा। कितने दिनों में, 36 डेज में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, आप लोग का भी आंसर साथ साथ गजब का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। अच्छा 1/3 बचाती है तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि उसका इनकम 100 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको शॉर्टकट समझा रहा हूँ। और 1/3 बचाती है, ये आपका इनकम है और ये आपका सेविंग है। इसका 1/3 कितना होगा, 100। तो खर्च कितना करती होगी, एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर 200 कर दिए। ये आपका पहला सिचुएशन है जो हम लोग हिट एंड ट्रायल ले रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है उसका x% बढ़ा है, बढ़ा कितना है, x% नहीं मालूम। खर्च 15% बढ़ा है, तो खर्च यानी एक्सपेंडिचर 200 में 15 जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 230, क्योंकि 200 का 15% 30 होता है। बढ़ने का मतलब ऐड कर दिया। और बचत बोल रही है 21% बढ़ा है, तो यानी कि 100 से 121 बचा रहा है। अब देखिए खर्च आपका 230 है, बचत आपका 121 है, दोनों को जोड़ ले तो आपका इनकम आ जाएगा। इनकम आ गया 351, कितना आ गया 351। अब देखिए पहले आप 300 कमाते थे, फिर 51 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं, तो पूछ रहा है कि x का मान कितना है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि 300 से हम लोग 351 बढ़े, उसका आय कितना % बढ़ा, यही x था ना। तो देख लेना हम लोग 51 बढ़ा है, और 51 300 का कितना %, 17 या 51 आपको पता होगा, तो 17% आंसर होगा। आंसर नंबर क्या होगा, डी होगा। वेरी गुड, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिए ये 2 क्वेश्चन है जो मैं आपको अगेन होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको ये दोनों क्वेश्चन को बनाना है। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ में ही ले लीजिए, है ना, और इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में, है ना, वीडियो के बाद आप बनाएंगे और कंटिन्यू बनाकर सेंड कर देंगे। चलते हैं अगला, ये 2 क्वेश्चन है। ये अगला 2 क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये भी आपका होमवर्क है ना। ये टोटल 7-8 क्वेश्चन है आज का जो आपका होमवर्क है, जिसको कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर 1-1 मिनट में समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। तो शॉर्ट वीडियो को भी आप लोग थोड़ा सा फॉलो करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालें, जिससे मैं क्लियर हो पाऊँ कि आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। चलते हम लोग वापस से अगले क्वेश्चन पे, 41 नंबर। देखिए जीएस स्टार्ट हो गया। आपको कह रहा है रो प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काट लिया जाता है तो प्रतिरोधकता क्या होगी। याद रखिएगा प्रतिरोधकता एक क्वालिटी है, एक क्वांटिटिव नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी किसी का भी कितना भी टुकड़ा बदल दीजिए वो बदलेगा नहीं, बात समझ रहे हैं। सोना को कितना भी टुकड़ा कर लीजिए, सोना के एक तार को, वो सोना ही रहेगा। तो वैसे ही प्रतिरोधकता को कितना भी टुकड़ा कर लीजिए वो चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी होगा, उतना ही प्रतिरोधकता रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित होती है तो स्प्रिंग, याद रखिएगा स्प्रिंग में अगर करंट फ्लो होगी थोड़ी देर के लिए तो वो क्या होगा, स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा, मुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट यानी कि बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। याद रखिएगा नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, दूर की वस्तु को देख पा रहा है, इसका मतलब उसको क्या है, दूरदृष्टि दोष है। क्या है, दूरदृष्टि दोष है, ये ध्यान रखिएगा। और दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो दूर हो जाता है। क्या होता है, दूर हो जाता है, इसलिए वो हर चीज़ को दूर करके देखता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में जो हवाई जहाज़ के पंखे का जो डिज़ाइन है
ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, आपसे पूछा था, याद रखेंगे। क्या है? हवाई जहाज़ के पंखों का डिज़ाइन। और जनरली हवाई जहाज़ का जो पंखा का डिज़ाइन होता है वो बर्नौली के थ्योरम पे होता है। किस पे होता है? बर्नौली के थ्योरम पे होता है। आर्किमिडीज वाले में क्या था? आपको उत्प्लावन बल के बारे में बताया था, है ना। तो जहाज़ और पनडुब्बी में उसकी ज़रूरत पड़ती है, हाइग्रोमीटर हो या हाइड्रोमीटर हो, लेक्टोमीटर हो, सब में आपका उत्प्लावन बल काम करता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखिएगा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी भी दो द्रव्यमान वालों के बीच में लग सकता है ना। याद रखिएगा किसी के पास भी अगर मास है, द्रव्यमान है, तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। ध्यान रखिएगा, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, और जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उसको हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। देखिए बड़ा नाम है तो दूर दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष है तो छोटा नाम है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष कौन सा लेंस लगाने से दूर होता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे तो निकट होगा, और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल का यूज़ करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का कहते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि? याद रखिएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, और क्योंकि रेड लाइट का जो है वो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। ऑप्शन देख लीजिए, बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, यानी कि कम वायुमंडल में टूटेगा, तो बाकी जितना कलर है वो सारा रह जाता है बीच में ही, सिर्फ रेड हमारी आंखों पे आता है, तो हम लोग को सूर्य का रंग क्या है? लाल नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन में इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना और अस्त होते हुए सूर्य का लाल होना, ये है। सॉरी, मानव की आंखों पर छवि होना, ये है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अस्त हुए सूर्य का रंग लाल क्यों नजर आता है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आता है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व रॉ के बीच में क्या रिश्ता है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिए, इसको आपको रटना पड़ सकता है। इसके बीच में जो रिश्ता है वो ये है, v स्क्वायर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, है ना। रो नहीं बोलते हैं इसको, p नहीं बोलते हैं, याद रखेंगे। और क्या है ये? डेंसिटी है, घनत्व है, यानी सीधा सीधा घनत्व अगर बढ़ेगा तो वेग घटेगा, ऐसा है, मतलब उल्टा चलेगा, तो सीधा सीधा आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो देखिए सबसे पहले तो जब ये देखेंगे आप 2 8 यहाँ 18 होना चाहिए या 8 ही होना चाहिए, और यहाँ आपको 1 नज़र आ रहा है, तो मुझे पहले लगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। बाद में याद रखिएगा जो 20 से 30 के बीच में है ना, जो डी ब्लॉक है उसमें एस ब्लॉक अगले के एस से कभी कभी पहले भरता है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसको काउंट कर लेते हैं। 8 2 10 13 13, 8 2 10 10 13 23 23 और 1 24, तो 24 जो है वो किसका होता है? क्रोमियम का जो होता है वो 24 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? क्रोमियम है। कभी बाद में समझेंगे कि लास्ट ब्लॉक में 1 और उससे पहले 13 कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है, कौन सा वो कृषि है? वो उसको कहते हैं झूमिंग खेती। याद रखिएगा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में हिली एरिया, और मैंने हमेशा कहा है आपको हिली एरिया में झूम कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ में पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ की पहाड़ियाँ बेसिकली कहाँ है? एमपी में है। कहाँ है? एमपी में धूपगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। क्लियर हो गया? और याद रखिएगा धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में है? तो मैंने ये क्वेश्चन बताया था, रिपीट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में। कहाँ है? नवादा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो याद रखिएगा मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु का है। किनका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है मारे गए गुलफाम। जबकि फणीश्वर नाथ रेणु का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल भी फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो याद रखिएगा बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ है। कहाँ स्थापित हुआ है? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार विभूति उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रखिएगा बिहार विभूति नाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। किनको?
अनुग्रह नारायण सिंह AN कॉलेज है पटना में, वो उन्हीं के नाम से उनको क्या है बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। और श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले आपके CM थे, इनको जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। किनको? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है? तो याद रखिए, एक दो सेट पहले मैंने बताया लेबनान की राजधानी बेरूत है। कौन सा है? बेरूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठों और अफगानिस्तानों के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच में पानीपत का तृतीय लड़ाई कब लड़ी गई? याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में लड़ा गया है अकबर और बाबर के बीच में, सॉरी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और हम लोग जब बात करें तीसरी लड़ाई तो वो हुई है 1761 में। अच्छा, किसके किसके बीच में हुई है? मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच में हुई है। अच्छा, उस समय जो है मराठा के पेशवा कौन थे, ये भी एक दो सेट में हम लोगों ने देखा था। तो उस समय जो मराठा का पेशवा थे वो थे आपके बालाजी बाजीराव। क्या थे? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा, जब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र तो UNO का जो फॉर्मेशन है वो हुआ है 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुआ है? 1945 में। और इंडिया जो है इसका मतलब स्टार्टिंग में जितने कंट्री थे उनमें से एक कंट्री था इंडिया। इसको 30 अक्टूबर 1945 में इसका सदस्य बन गया था इंडिया। कब? 30 अक्टूबर 1945 को ही। और जब बात करेंगे जापान कब जुड़ा, तो जापान 1956 में जुड़ा है। कब जुड़ा है? 1956 में जापान UNO का सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व है 17, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में टोटल 17 लोग ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह का नाम रखा गया है? याद रखिएगा, जो आपका कांडला बंदरगाह है उसका नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। आई होप सो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में देंगे। आपको पूछ रहा हूँ 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया है? था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग को कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में देना है। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में जो आपका संपत्ति का अधिकार था, जो आर्टिकल 31 में था, उसको हटाकर आर्टिकल 300A में डाला गया, यानी कि 300A में डाल दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। और आर्टिकल कौन सा है? 300A में। नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। याद रखिएगा, मिश्रित कृषि में हम लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देते हैं। तो याद रखिए, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। इसी तरह का एक बहुफसली कृषि होता है जिसमें हम लोग साल भर में 2 से ज़्यादा का प्रोडक्शन कर लेते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले ओपेक का फुल फॉर्म जान लीजिए। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, और ओपेक में टोटल 13 देश हैं। फुल फॉर्म क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब ऐसा कंट्री जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है। टोटल 13 देश है। इसमें केन्या जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। ध्यान रखें, कौन नहीं है? केन्या। अच्छा, केन्या की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, केन्या की राजधानी है नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, आपको कह रहा है जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। सही है। वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। ये भी क्या है? सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादन कर रहा है। ये भी सही है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादित राज्य है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन, ये गलत है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर? आंसर डी होगा जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं, मतलब कलेक्शन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, ये जो आपका वृत्ति कर है और स्टैंप ड्यूटी है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो पूर्वी घाट किसको कहते हैं? ये आपका वी जो हमारा बनता है हमेशा, जो आपका ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये आपका अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। इसमें ये जो साइड है ये पूर्वी घाट है, ये साइड को पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पूर्वी घाट में क्या स्थित है वो आपसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69? कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदन का संयुक्त बैठक का प्रावधान है?
तो क्वेश्चन नंबर 69 आपको आना चाहिए और आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा 108। 108 में आपका संयुक्त सदन यानी कि दोनों जो है लोकसभा राज्यसभा एक साथ मिलकर बैठेगी, ये आपका आर्टिकल 108 में। 110 में मनी बिल की चर्चा है। 112 की बात करें तो 112 में आपका बजट के बारे में, जिसको संविधान में बजट नहीं लिखा गया है, लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। तो देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको वर्ल्ड मैप दिखाया था, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में नीचे से लेकर ऊपर तक ये एंडीज पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर की है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो आंसर क्या होगा, दक्षिण अमेरिका में क्या स्थित है, तो एंडीज है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 1934 आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के डैश सूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहा जाता है। और याद रखिएगा 1969 में जो है आपका, जब नोबेल की बात करेंगे तो एक नोबेल दिया जाता था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और 1969 में ही 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन भी इंडिया में हुआ है इंदिरा गांधी के समय में। आपसे पूछ रहा है कि आरबीआई की किस अनुसूची के तहत जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का कहा जाता है किसी बैंक को, तो आंसर क्या है आपका, सेकंड जो शेड्यूल है उसके तहत जो भी बैंक आएगा उसको हम लोग शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन में देखेंगे तो आपको MS धोनी, विराट कोहली और तेंदुलकर, इन तीनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और याद रखेंगे जब हम सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो सबसे पहले इनको मिला है 1997-98 के आसपास मिला है। फिर हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिला है। फिर जब विराट कोहली की बात करेंगे 2018 में मिला है, यानी कि शिखर धवन को कभी भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। अच्छा, ये खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी कब से दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 1992 से, और या 1991 भी कह सकते हैं, 1-2 कह सकते हैं। और सबसे पहले किसको मिला था, हमारे चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को मिला था पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्षों तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 महीना के दौरान उस पर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ऑप्शन में आपको मुखिया और उप मुखिया दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, दोनों होगा। दोनों में क्या है, जो आपका कार्यकाल का प्रथम 2 वर्ष है और अंतिम 6 महीना है, इसमें आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो याद रखिएगा जब हम लोग नगर पालिका से पहले जब पंचायत की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ, ऑलवेज कहता हूँ 243 से 243 O तक, और ABCD में O के बाद क्या आता है, P आता है। तो देखिए P से ZG तक एक ही ऑप्शन दिख रहा है और ये आंसर आपका सही है। ये आपका क्या है, नगर पालिका है, जो कि 74वां संविधान संशोधन था 1992 के आसपास का। चलते हम लोग आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। तो हम लोग को पता है 1971 में हम लोगों ने पाकिस्तान से लड़ाई की थी और पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर एक स्वतंत्र देश का निर्माण हुआ जिसका है बांग्लादेश। और 1972 में फिर हम लोगों ने शिमला समझौता भी किया था जिसमें कि इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तो चलिए, आई होप सो आज का सेट में आपको थोड़ा मज़ा आया होगा। थोड़ा लंबा भी है वीडियो, लेकिन हम लोगों ने मैथ्स में भी कुछ सीखा है। जो आपका होमवर्क है उसको आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, इसके सारे होमवर्क वाले मैथ्स के क्वेश्चन को। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।